हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवंबर 10 को तो 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। कल से कोशिश करेंगे आर्टिकल जल्दी करें। आज ट्रैवलिंग के कारण थोड़ा लेट हो गया है। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है एक्नॉलेज इंडिया इकोनॉमिक सक्सेस 2। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वुमेन इन रेड। और जो हमारा थर्ड और आज का लास्ट आर्टिकल है वो है अ फाइट टू द एंड। ये आर्टिकल रिसेंट जो WHO की रिपोर्ट आई है टीबी को लेकर इंडिया के लिए, उसके बारे में है। टीबी के बारे में डिस्कस करेंगे और छोटी छोटी जो भी डिटेल्स है उसको समझेंगे। प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है एक्नॉलेज इंडियाज़ इकोनॉमिक सक्सेस 2। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट बात करेंगे, वो पूछे जा सकते हैं। कुछ डेटा है उसके बारे में भी बात करेंगे। वो सारी चीज़ें आपके लिए प्री पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। बेसिकली जो आर्टिकल है पोस्ट 2014 जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए हैं उसके कारण जो सफलता मिली है सरकार को, अपने देश की जो ग्रोथ है जो बढ़ी है, उसके बारे में इस आर्टिकल में बातचीत की गई है। उसमें कहा है कि कम से कम जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उसे एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। यह आर्टिकल बेसिकली सरकारी लोगों ने लिखा है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र द्वारा लिखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के राजीव मिश्रा जी, जो कि सीनियर एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। इंडियन इकॉनमी सर्विस ऑफिसर मेघा अरोरा। तो ऑलमोस्ट ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे सरकार से जुड़े हुए हैं और इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें UPSC में है ना, ये सारी चीज़ें आपको काम आ सकती। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। द इंडियन इकॉनमी हैज़ ग्रोन एट अ इम्प्रेसिव रेट इन द पोस्ट कोविड-19 ईयर्स। इन फिजिकल ईयर 2023 इट ग्रू ईयर ओवर ईयर at 7.2%, the fastest among major economy. In fiscal year 2024, the IMF projects India year-on-year growth at 6.3%, again the fastest among major economy. India is currently the 5th largest economy in the world in US dollar terms and is projected by the IMF to become the 3rd largest by 2027. तो बेसिकली शुरुआत में क्या कहा जा रहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो काफ़ी डिसेंट है पोस्ट कोविड। कितनी है पोस्ट कोविड जो ग्रोथ है वो 7.2% के आसपास फिजिकल ईयर 2023 में रहने वाली है। 24 की बात करें 2024 में तो IMF ने जो प्रोजेक्शन दिया है उसके हिसाब से 6.3% रहेगी और ये 7.2 और 6.3% अगर हम देखें ग्रोथ रेट तो काफ़ी डिसेंट ग्रोथ रेट है और फास्टेस्ट अमॉन्ग मेजर इकॉनमी है। ठीक है, ये कौन ने कहा है? IMF ने कहा है कि इंडिया इज़ ग्रोइंग एट अ रेट अमॉन्ग विच इज़ फास्टेस्ट अमॉन्ग मेजर इकॉनमी। ठीक है, ये वर्ड मेजर इकॉनमी जो वर्ड है वो किससे समझ में आ रहा है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। ये मेजर इकॉनमी इससे समझ में आ रहा है। 5th लार्जेस्ट है नॉमिनल टर्म्स में। नॉमिनल टर्म्स तो आप लोग जानते होंगे जो करंट प्राइसेस हैं उसके हिसाब से अगर हम GDP कैलकुलेट करें तो इंडिया की जो GDP है वो 5th लार्जेस्ट GDP है पूरी दुनिया में। अगर हम PPP के बारे में बात करें तो परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया की जो इकॉनमी है 3rd लार्जेस्ट है। ठीक है, PPP का मतलब क्या होता है? अगर US में $1 में 1 लीटर दूध आ रहा है और इंडिया में 22 रुपये में या फिर 42 रुपये में 1 लीटर दूध आ रहा है तो $1 इक्वल्स टू 42 रुपये होगा। तो परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो इंडिया की जो इकॉनमी है वो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है। ठीक है, तो ये एक्सचेंज रेट कहलाएगा और इसी के हिसाब से इंडिया में हम बोलते हैं ना कि अगर US में 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो आप तो इंडिया में 33 लाख के बराबर है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो परचेसिंग पावर पैरिटी से अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ पर 1 करोड़ कमा के भी आप उतनी चीज़ें परचेस कर पा रहे हो जितना यहाँ पर 33 लाख रुपए कमा के कर रहे हो। समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। उसके हिसाब से 3rd लार्जेस्ट है और ये प्री में पूछा जा चुका है 2017-18 के पेपर में। ठीक है, 18 के शायद प्रीलिम्स में ये आया था PPP के टर्म्स में इंडिया की जो रैंक है वो क्या है। ठीक, तो ये बेसिकली अमॉन्ग मेजर इकोनॉमी में जो मेजर वर्ड है वो किससे जस्टिफाई हो रहा है? इंडिया 5th लार्जेस्ट है और 3rd लार्जेस्ट हो जाएगी 2027 में। इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट रहे 2027 तक
ये थर्ड लार्जेस्ट 100% बनने वाली है। क्यों? क्योंकि इंडिया की अगर हम साइज़ की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है। यूके वगैरह का इतना साइज़ नहीं है। अब जितने लोग ही नहीं हैं वहाँ पर उतने गुड्स बनाने की ज़रूरत क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उनकी जीडीपी भी एक सीमा तक ही बढ़ सकती है। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल है इंडिया का, इसलिए इंडिया में बहुत तेज़ी से जीडीपी बढ़ेगी, नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी, रियल टर्म्स में भी जीडीपी तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट अभी 3 ट्रिलियन की हमारी इकॉनमी है, 6 से 7 ट्रिलियन जो है 2030 तक होने की संभावना है। ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। अब इसमें एक वर्ड है ईयर ऑन ईयर बेसिस। ईयर ऑन ईयर बेसिस का मतलब क्या है? हम लोग पिछले साल से 2022 से 2023 को कंपेयर करते हैं। मतलब लास्ट ईयर हमारा रेफरेंस ईयर होगा और उससे 23 में कितना बढ़ा। तो अगर 23 की जीडीपी 7.2% से ग्रो हो रही है, इसका मतलब 2022 में से कंपेयर किया जा रहा है, 2022 से कितना जो है ग्रोथ हो रहा है। अगर 2022 की जीडीपी की बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वो 2021 के रेफरेंस में कैलकुलेट होगी, एस्टिमेटेड होगी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो, इसलिए 7.2% आ रही है। क्यों? क्योंकि जीडीपी जो है बहुत ज़्यादा कम थी। कब? किस ईयर में? कोविड ईयर में, 2020 और 2021। अब जब कोविड ईयर में बहुत ज़्यादा कम थी जीडीपी, तो जो भी ग्रोथ रेट, क्योंकि बेस बहुत कम है, अब यहाँ से बेस कम है तो जो भी ग्रो हो भी रही है तो वो भी कोई ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। और लोगों का कहना है कि अगर इंडिया को एक्चुअल देखना है तो कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करें, उसमें पता चलेगा कि एक्चुअल में इंडिया कितना ग्रो कर रहा है। कोविड के कारण जो बेस इफ़ेक्ट है, जो मैं चर्चा कर चुका हूँ पहले भी, वो बेस इफ़ेक्ट के कारण ऐसा लग रहा है कि इंडिया की इकॉनमी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। 7.2 बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन आपका बेस इतना छोटा है क्योंकि कोविड के समय में बहुत कम हो गई थी, तो वहाँ से अब थोड़ा भी ग्रो करेगी तो ऐसा हो जाएगा कि इंडिया की इकॉनमी तेज़ बढ़ रही है। तो पहला जो इशू जो है ये उठाया जाता है कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से करना चाहिए। उसका जो है जो ऑथर्स हैं उन्होंने जवाब दिया है कि इंडिया की इकॉनमी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसलिए होना चाहिए कि कोविड ईयर्स का जो इम्पैक्ट है वो भी तो इम्पॉर्टेंट है, उसी के कारण तो ग्रोथ रेट कम हुई है। तो इसलिए उसी को अगर हम कंसिडर नहीं करेंगे कि उसके कारण ग्रोथ रेट कम हुई है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ग्रो कितना हो रहा है। इसलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है कैलकुलेट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से भी कर सकते हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है, जो तरीका है, उससे अगर हम करेंगे तो हम कोविड के जो इम्पैक्ट है उसको भी कैलकुलेट कर पाएंगे। और कोविड के इम्पैक्ट को कैलकुलेट करना, एस्टिमेट करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके कारण ही जीडीपी जो है कम हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड की समझने की कोशिश करते हैं। जो सरकार है 2014 से जो कर रही है, उसके पहले की सिचुएशन क्या थी। उसके पहले यूपीए की सरकार थी और 2002 से 2007 तक इंडिया का गोल्डन पीरियड था ग्रोथ में। अभी तक कैसा इंडिया तेज़ी से ग्रो नहीं किया है जितना इस समय ग्रो किया था। यूपीए 1 की बात मैं कर रहा हूँ। इवन यूपीए 1 के पहले से शुरुआत हो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का लास्ट ईयर का कार्यकाल था, उस समय से इंडिया तेज़ी से ग्रो करना शुरू हुआ था और उस समय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी बहुत जो है सपोर्टिंग था। पूरी दुनिया ग्रो कर रही थी, उसके साथ साथ इंडिया भी ग्रो कर रहा था। फिर हुआ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8 में। उसके बाद भी जो है इंडिया, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी नहीं थी पूरी दुनिया के साथ, उसके बावजूद भी इंडिया तेज़ी से ग्रो कर रहा था। हालांकि थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर हो रहा था, थोड़ा इश्यूज ज़रूर आ रहे थे। उसको इंडिया ने कैसे डील किया? सबसे पहले तो इन्फ्लेशन बहुत हाई था उस वक्त। उसके बाद बहुत सारे जो कॉरपोरेट थे, क्योंकि उस समय बूम चल रहा था, तो इन लोगों ने लोन लेना चालू कर दिया। बूम में हर कोई क्या करता है कि अरे भाई कितना भी इन्वेस्ट करो आपको रिटर्न डबल मिल रहा है। और फिर सडनली ये क्राइसिस आ गया, कॉरपोरेट ने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया था बैंक से, और वो सारे के सारे कॉरपोरेट क्या कर गए? डिफ़ॉल्ट कर गए, उनके प्रोजेक्ट बर्बाद हो गए। क्योंकि ये बूम जो है ना, जो बूम था वो बस्ट हो गया, जो बबल था वो बस्ट हो गया, और फिर बहुत सारे जो कॉरपोरेट हैं उनकी बैलेंस शीट डिफ़ॉल्ट हो गई। इसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहा जाता है। इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के बारे में बातचीत की गई है। तो 2007-8 के बाद क्या क्या इश्यूज़ आए पहले उसको समझते हैं। तो बूम से सीधे सीधे ये बबल बस्ट हुआ 2008 में, और उसके बाद बहुत सारे कॉरपोरेट डिफ़ॉल्ट हुए। जब कॉरपोरेट डिफ़ॉल्ट हुए तो बैंक की जो बैलेंस शीट थी वो बर्बाद हो गई, और
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो बैंक भी डिफ़ॉल्ट तो नहीं हुए, लेकिन बैंक के साथ भी बहुत ज़्यादा इशू है, एनपीए बहुत बढ़ गए। जब एनपीए बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लैंडिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि इनने जो लोन दिए थे वो लोन इन्हें वापस ही नहीं मिला, इसलिए वो नया लोन दे नहीं सकते, क्योंकि उनको डिपॉजिट जिनके पैसे रखे हैं उन्हें वो वापस करना होगा, उसी पैसे से इन्होंने लोन लिया था। तो जो नए डिपॉजिट आएंगे उसको वो रखे रहेंगे, लैंड नहीं करेंगे, इसलिए लैंडिंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई, तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खत्म हुआ और बैंक द्वारा लोन देना भी बंद कर दिया गया, तो उससे जो हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट है, जो लोकल इन्वेस्टमेंट लोग करते थे, वो भी कम हो गया। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम होने लगा, इसलिए जो है सरकार को इन्वेस्ट करना पड़ा ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। सरकार ने क्या किया, क्वांटिटेटिव ईजिंग की। क्वांटिटेटिव ईजिंग में टैक्स रेट कम करे और साथ में पब्लिक एक्सपेंडिचर भी किया, उसके कारण फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और फिस्कल डेफिसिट बढ़ा प्लस इन्फ्लेशन भी बढ़ा, क्योंकि सरकार ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर करने से बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है, तो ग्रोथ रेट बढ़ी लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ा। तो उस समय यूपीए के टाइम पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, प्लस क्रूड ऑयल प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई थे, उसके कारण भी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई था। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, ये सारी सिचुएशन 2011-12 तक चली। उसके बाद सरकार ने फिस्कल प्रूडेंस करना शुरू किया और धीरे धीरे फिस्कल डेफिसिट को कम करना शुरू किया, और फिर फिस्कल डेफिसिट को कम करने की कोशिश की गई। 2012 से इसकी शुरुआत हो गई थी, और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई एनडीए की, मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने भी इसी काम को जारी रखा। 2007-8 में क्योंकि ये बबल बस्ट हुआ था, उस समय बूम चल रहा था, तो जो रियल इस्टेट के प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा एलिवेट हो गए थे, क्योंकि पैसा बहुत कमाया लोगों ने, और पैसा कमाने के बाद सबने क्या किया, रियल इस्टेट में पैसा लगाया। ठीक है, उसके बाद जब भी बाज़ार जो है बाज़ारों में इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, वो अगर मान लो सेफ़ इन्वेस्टमेंट नहीं है और उसके कारण बबल बस्ट हुआ है या फिर शेयर मार्केट गिरे हैं, तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट या तो गोल्ड में होता है या फिर रियल एसेट में होता है। तो उस कारण भी रियल इस्टेट के प्राइसेस बढ़े, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट कम हो गया इकॉनमी में, क्योंकि रियल इस्टेट के प्राइस बढ़ेंगे तो फिर ओवरऑल जो कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश करने की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और फिर इन्वेस्टमेंट कम हुआ, जिसके कारण इकॉनमी में। तो ये सब सारी 2007-8 से 2014 के बीच की कहानी है अपने यहाँ, जो हमारे यहाँ यूपीए जो सेकेंड वाला पीरियड था। पर ग्रोथ उस समय भी 6.4 के आसपास थी। ठीक है, 6.4 6.5 अच्छी खासी ग्रोथ थी। पोस्ट 2014 की बात करते हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस सडनली बहुत ज़्यादा कम हो गए। ठीक है, तो फिस्कल रूम बना किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। सरकार द्वारा जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट था वो किया गया, जिसके कारण जो इकॉनमी थी वो डिसेंटली ग्रो कर रही थी 6 से 7%। ठीक है, 2016 तक ये हुआ, और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा ना सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया, डीमोनेटाइजेशन, जिससे इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। भले ही सरकार कितना भी क्लेम करे कि बहुत फ़ायदा हुआ, पर डीमोनेटाइजेशन से ओवरऑल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद से ग्रोथ लगातार गिर रही थी 2019 तक, सारे क्वार्टर में ग्रोथ गिरी है। और ऐसा जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह जी, जो कि एज अ इकोनॉमिस्ट उन्होंने कहा था कि 2 से 2.5% जीडीपी गिरेगी तुरंत, तो 6%, 6 पॉइंट समथिंग थी, और सडनली जो है 4 के आसपास ये जीडीपी पहुंच गई थी, 4 से 5 के आसपास, और लगातार गिर रही थी। तो उनका जो प्रेडिक्शन था वो काफ़ी सही था। तो डिमोनेटाइजेशन करके है सरकार अच्छी खासी जो ग्रोथ चल रही थी उसको गड़बड़ा दिया है। ठीक है, लेकिन उसके ये चीज़ें, इन दोनों चीज़ों के बाद से जो है ग्रोथ 19 तक के कम हुई। उसके बाद कोविड आ गया, और कोविड के बाद से पोस्ट कोविड वापस ग्रो होना शुरू हो गए। ठीक है, तो मामला कैसा है, 2007-8 तक के तो बहुत ग्रो कर रहे थे, फिर गिरे, फिर ग्रो किए, फिर 14 से थोड़ा और ग्रो किए, फिर नीचे आना चालू कर दिए, और अभी दोबारा से ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरीके से चल रही हैं चीज़ें। अब सरकार ने 2014 के बाद क्या क्या रिफॉर्म किए उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या सिचुएशन थी, एक तो सिचुएशन ये थी कि कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट था और बैंक बैलेंस शीट एनपीए बहुत ज़्यादा था। ठीक, तो सरकार ने सबसे पहला रिफॉर्म क्या लाई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आईबीसी। इससे क्या हुआ, जो बैंक थे उनका एनपीए भी कम हुआ। ठीक है, क्या कर सकते हैं आईबीसी में, जितने भी कॉरपोरेट हैं वो क्या कर सकते हैं, इंसॉल्वेंसी के लिए
है ना, अप्लाई कर सकते हैं कि भाई हमारा दिवाला निकल गया है, हम अपना जितने भी कंपनी है उसको लिक्विडेट करेंगे और जितने भी लोगों का उससे जो पैसा बनेगा उसे चुका देंगे और कंपनी बंद करेंगे। तो कॉरपोरेट के एग्ज़िट को आसान कर दिया गया, प्लस जो बैंक थे उनके भी एनपीए जो है कम होने लगे, क्योंकि ये लिक्विडेशन होने लगा। जितने भी कॉरपोरेट एसेट जो एग्ज़िट कर रहे थे उनके जितने एसेट थे उसको बेचा जाने लगा और जो बैंक का लोन था वो चुकाया जाने लगा, जिससे बैंक की जो बैलेंस शीट थी वो भी इम्प्रूव हुई और एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। तो बेसिकली बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई। दूसरा, कॉरपोरेट की जो डिफ़ॉल्ट हुए हैं उनको एग्ज़िट करा के वो ख़त्म कर दिया गया कि भाई अब तुम्हारा ये बिज़नेस नहीं चल रहा है तो तुम छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये एग्ज़िट हो गया, जिससे कॉरपोरेट के पास भी जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बचा और बैंक की लैंडिंग भी शुरू हुई, ठीक है। तो ये रूम बना किसके लिए? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, डिमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी रिड्यूस किया गया 2016 में। थर्ड है 2017 जीएसटी, इससे इनडायरेक्ट टैक्स मैकेनिज्म रोबस्ट हुई, सरकार को रेवेन्यू बढ़ा और उसी रेवेन्यू का जो है सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। कॉरपोरेट टैक्स रिडक्शन किया गया 2019 में। अगर हम देखें सैलरीड क्लास की बात करूं मैं, सैलरी मान लो आपकी 2 लाख रुपए है, तो आप क्या करते हो? थोड़ा बहुत पैसा बचा लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वो जो आपका पैसा बच रहा है सेविंग, उससे कुछ नया कंपनी खड़ी करोगे, बिल्कुल नहीं। कॉरपोरेट जो टैक्स है उससे अगर प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा, टैक्स कम होगा, तो वो चैनलाइज करते हैं अपने कंपनी को बढ़ाने में, एक्सपांशन करने में। ऐसी जनरल इकोनॉमी थ्योरी है। जो वर्कर्स होते हैं उसके पैसे से, सेविंग से सिर्फ कंजम्पशन होता है फ्यूचर में, लेकिन यहाँ पर सेविंग से जनरली एक्सपांशन होता है कंपनी का, और जिससे इन्वेस्टमेंट होगा। एक्सपांशन करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वेल्थ क्रिएशन बढ़ेगा, इससे इकॉनमी ग्रो होती है, ठीक है, इससे जीडीपी ग्रो होती है। इसलिए सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कम किए। कैपेक्स की बात करेंगे तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कायम में बढ़ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इन्वेस्टमेंट करते थे, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में कर रहे हैं, जिसमें एसेट क्रिएशन पे फोकस किया जा रहा है सरकार के द्वारा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, 1.6% था 19 में, 2.7% ऑफ जीडीपी हो गया 23 में, और 24 की बात करें फिजिकल ईयर में तो 3.3% ऑफ जीडीपी टारगेटेड है और पहुंच जाना है, ठीक है। तो कैपेक्स क्या करता है? क्राउडिंग इन करने में मदद करता है। 2 टर्म होते हैं, क्राउडिंग आउट और दूसरा होता है क्राउडिंग इन। क्राउडिंग इन का मतलब क्या होता है और क्राउडिंग आउट? क्राउडिंग आउट में क्या होता है? जब सरकार बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट से उठाती है और इन्वेस्ट करती है। अगर सरकार, क्योंकि मार्केट में पैसा तो फिक्स है, अगर सरकार बहुत सारा पैसा उठा लेगी तो जो बचा हुआ पैसा है मार्केट में प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए लोन लेने के लिए वो बहुत कम होगा, और जब कम पैसा रहेगा और ज़्यादा लोग लोन लेने के लिए रहेंगे तो जो बचा हुआ पैसा है उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो जाएगा। तो इन लोग क्या करेंगे? जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और जो भी सरकार जो है पैसा ले रही है उसके कारण क्राउडिंग आउट हो जाएगा, क्राउड बढ़ जाएगा, और इन्वेस्टमेंट ओवरऑल जो है जितना ये कर रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो जितना इन्वेस्ट होना था उतना ही इन्वेस्ट होगा। क्राउडिंग इन में क्या होता है? क्राउडिंग इन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एनकरेज होता है। जैसे कि सरकार क्या कर रही है? एक्सपेंडिचर कर रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब सरकार ने मान लो रोड बनाई, मनरेगा से फॉर एग्जांपल रोड बनाई, तो जब रोड बनाएगी तो मटेरियल लेगी तो कौन सा मटेरियल लेगी? सीमेंट लिया उन्होंने, गिट्टी ली, उसके बाद लेबर आए, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? सीमेंट इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो सीमेंट इंडस्ट्री वाले को क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। क्राउड इन करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो अपने एक्सपांशन के लिए। तो बेसिकली सरकार जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो क्राउड इन होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में। कई बार क्राउड आउट भी हो सकता है, क्राउडिंग आउट, जब जो भी लोन ले रही है सरकार अगर इतना ज़्यादा लोन ले ले मार्केट से कि प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए लोन ही ना बचे, या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए जो लोन है जो बचा हुआ है उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हो कि वो इन्वेस्ट ही ना करे, ठीक है। तो ये 2 टर्म इंपॉर्टेंट है। तो सरकार कह रही है कि कैपेक्स में हमने जो खर्चा किया है उससे क्राउडिंग आउट भी हो रहा है। इसके अलावा सरकार जो है अपनी सफलता कहाँ गिना रही है? रिसेंटली नीति आयोग की एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। 13.5 करोड़ इंडियंस हैं जो कि 2015-16 से 2019-21 के बीच में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए हैं, अपलिफ्ट हुए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर हेड काउंट की बात करें, जो हेड काउंट रेशियो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में वो रूरल एरिया का
ज़्यादा लोग अपलिफ्ट हुए हैं अर्बन एरिया से, और ये और भी अच्छी बात है। अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 की बात करें तो कई सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जो क्वालिटी ऑफ रूरल लाइफ्स को बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। अगर इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस बढ़ा है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का कवरेज बढ़ा है, ये सारी चीज़ें आपको NFHS में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप इसका डेटा लिखते हैं तो और बेहतर आंसर में आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर इन्होंने बस इतना लिख दिया है, ठीक है। उसके साथ साथ सरकार ने एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और एग्रीकल्चर में फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट सारी चीज़ें कंबाइन है। अगर हम इस समय देखें, share of fruits and vegetable in the food basket has increased to 19.4% in 2021. The percentage of livestock product has come to account for about 38% of total value of agri food. तो अगर हम इस समय फूड बास्केट की बात करें तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड बास्केट अभी तक के इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद से इस वक्त है, ठीक है। और ये इसका कारण अर्बनाइजेशन है, ठीक। इसी तरह का मेंस क्वेश्चन आया था 2023 में। कंजम्पशन पैटर्न में जो चेंजेस आ रहे हैं वो यही चेंजेस की बात की जा रही है। इंडिया का जो फूड बास्केट है वो न्यूट्रिशियस होते जा रहा है धीरे धीरे। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एग्स, ये सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इंडिया बेसिकली अभी लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, और धीरे धीरे हाई इनकम स्टेटस की तरफ बढ़ रही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे बढ़ रही है, इम्प्रूव हो रही है, लेकिन अभी हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत है। कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो अभी सरकार को करने की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट आर्टिकल है वुमेन इन रेड। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 GS2 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल शुरू करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव द सेंटर 4 weeks टू फाइनलाइज एन ऑप्टिमम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी विथ फोकस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को 4 हफ्तों का समय दिया गया है टू फाइनलाइज द मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी बनाने के लिए 4 हफ्ते का समय किसके द्वारा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फर्दर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू सेट डाउन अ नेशनल मॉडल फॉर नंबर ऑफ गर्ल्स टॉयलेट पर फीमेल पॉपुलेशन अक्रॉस गवर्नमेंट एडेड एंड रेसिडेंशियल स्कूल इन द कंट्री। सर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि सरकार जो है नेशनल मॉडल जो है तैयार करे, जिसमें ये देखे कि गर्ल्स को कितने टॉयलेट हैं उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, स्पेशली कहाँ पर, रेसिडेंशियल स्कूल हैं जितने भी और गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं वहाँ पर, क्या ये सफिशिएंट हैं बने हुए सरकारी स्कूलों में या रेसिडेंशियल स्कूलों में, ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। ओवर 3/4 ऑफ द सेंचुरी आफ्टर द इंडिपेंडेंस दैट इंडिया हैज़ कम क्लोजेस्ट टू इवन ड्राइंग अप अ मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी। लगभग 75 साल बाद जो है इंडिया फाइनली मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी बनाने वाला है। While advancement over the years and expanding urbanization have brought menstrual hygiene products within the reach of larger group of young women, affordability is still an issue. अगर हम बात करें कि अर्बनाइजेशन और एडवांसमेंट होने के कारण बहुत ज़्यादा जो है हाइजीन मेंस्ट्रुअल जो प्रोडक्ट हैं, जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं, उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर बात करें तो अभी भी अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है और एक्सेसिबिलिटी का भी बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। अभी भी जो चीज़ें जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, और रूरल एरिया में अगर बात करें तो अभी भी एक्सेसिबिलिटी 100% नहीं हुई है, ठीक है। तो सेमी अर्बन और रूरल एरिया में ये दोनों इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि NFHS का सर्वे देखें तो 73% ऑफ रूरल वुमेन एंड 90% ऑफ अर्बन वुमेन यूज़ अ हाइजीनिक मेथड ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन। अगर देखा जाए तो NFHS 73 के हिसाब से लगभग 27% अभी भी ऐसी रूरल महिला हैं जो
हाइजीनिक मेथड यूज़ नहीं कर रही हैं या फिर सैनिटरी नैपकिन यूज़ नहीं कर रही हैं, किसके लिए? मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन के लिए। देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द परसेंटेज ऑफ वुमेन एज्ड बिटवीन 15 to 24 हु यूज़ हाइजीनिक मेथड ऑफ प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। NFHS के सर्वे की बात करें तो कितना हो गया है? 15 से 24 के बीच में जो महिलाएं हैं उनके हाइजीनिक मेथड ऑफ प्रोटेक्शन है ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका परसेंटेज 58% था। NFHS 4 में वो 78% हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सर्वे ऑल्सो रिवील द क्लोज लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड प्रेफरेंस फॉर हाइजीन। वुमेन हु हैव रिसीव्ड 12 और मोर ईयर ऑफ स्कूलिंग आर मोर देन ट्वाइस एज लाइकली टू यूज़ हाइजीन मेथड। स्कूलिंग एजुकेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हाइजीन मेथड यूज़ करने में लिए, सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करने में, है ना। जो स्कूलिंग कर रहे हैं वो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो सैनिटरी नैपकिन्स को यूज़ करेंगे, जो हाइजीन मेथड है उसको यूज़ करेंगे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, अन इररिफ्यूटेबल लिंक हैज़ इस्टेब्लिश्ड बिटवीन मेंस्ट्रुएशन एंड ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। मेंस्ट्रुएशन के कारण जिनको अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली रूरल एरिया में बहुत सारी जो लड़कियां हैं, गर्ल्स, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन्स का एक्सेस बढ़ा दिया जाए, थोड़ी अवेयरनेस बढ़ा दी जाए, तो ये जो ड्रॉप आउट है वो देखने को हमें नहीं मिलेगा। और इसका कारण स्टिग्मा, ऑलरेडी हम जानते हैं कि क्या कारण है जो स्टिग्मा अटैच है इससे। सेंटर क्या कह रहा है? सेंटर्स ने कोर्ट में कहा है कि ड्राफ्ट पॉलिसी हैज़ बीन सर्कुलेटेड फॉर कमेंट्स फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर एंड दैट इट वुड बी रेडी इन 4 वीक्स। तो सेंटर ने भी, केंद्र ने भी कहा है कि हमने ड्राफ्ट जो है ऑलरेडी सर्कुलेट कर दिया है कमेंट्स के लिए पब्लिक से, शेयर होल्डर से, और 4 हफ्ते में ये पॉलिसी बन जाएगी। अब पॉलिसी इज़ ओनली अ हाफ रिवॉल्यूशन, पॉलिसी बनना केवल हाफ रिवॉल्यूशन है। टू कंप्लीट द सर्कल इट इज़ क्रूशियल दैट द गवर्नमेंट ensure access to affordable menstrual hygiene product for all menstruating girls but also clean toilet and water wherever the women may need them। तो बेसिकली सरकार को पॉलिसी लाना, हाफ रिवॉल्यूशन, और बाकी चीज़ें अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना। इसमें मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए रेलवेज़ की बात करते हैं। अगर रेलवे में, ट्रेनों में सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड की जाए तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी महिलाओं को। जैसे कि कई ऐसी ट्रेन होती है, फॉर एग्जांपल राजधानी, जिसके स्टॉपेज नहीं है, तो एटलीस्ट वहाँ पर महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि ये छोटे छोटे एफर्ट भी बहुत ज़्यादा जो है लोगों को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें सरकार को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज की महिलाओं को जो स्टिग्मा अटैच है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, और जो महिलाएं हैं वो लेबर फोर्स में बहुत ज़्यादा तरीके से तेज़ी से जुड़ेंगी। ठीक, तो ये हमारा बेसिकली आर्टिकल था। हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है अ फाइट टू द एंड। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 GS2 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली आर्टिकल TB के ऊपर आया है, ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ के ऊपर आया है। WHO की रीसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इंडिया हैज़ मेड इम्प्रूवमेंट बट कुड मिस इट्स 2035 टारगेट टू एलिमिनेट द डिसीज़। क्या है, शुरू करते हैं। सबसे पहले प्री एस्पेक्ट कवर करते हैं, TB के बारे में जानते हैं। इट्स अ बैक्टीरियल डिसीज़, सो इट इज़ क्यूरेबल बाय एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अगर बाय एंटीबायोटिक देंगे तो क्यूरेबल रहेगी। इट इज़ कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इट कैन अफेक्ट एनी ऑर्गन। ठीक, ट्रांसमिशन कैसे होता है? एयरबॉर्न इन्फेक्शन, छींकोगे, खांसोगे, है ना, जो और कांटेक्ट में आओगे तो आप लोगों को भी हो सकता है, अगर किसी और को है, आपके करीबी संबंधी को, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सिम्टम क्या क्या होते हैं? कफ विथ स्पूटम एंड ब्लड एट टाइम्स, चेस्ट पेन होना, ये सारे इसके, खांसी आना। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं। क्यूरेबल है ये डिसीज़। एंटीबायोटिक्स अगर आप देते हैं तो 6 महीने का ट्रीटमेंट चाहिए होता है, 6 महीने का कोर्स होता है। 4 एंटी माइक्रोबायल ड्रग्स दिए जाते हैं अगर फर्स्ट स्टेज में होता है तो, अगर TB रेजिस्टेंस डेवलप नहीं करता है तो। अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB हो गया तो सबसे पहले तो MDR होता क्या? MDR TB, ये तो आप लोगों को वैसे पता होगा। इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दैट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू मोस्ट पावरफुल फर्स्ट लाइन ड्रग। ठीक है, फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग्स। बेसिकली क्या कह रहा है ये?
एमडीआर टीबी मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस कब होता है? जब फर्स्ट लाइन एंटी टीबी जो ड्रग हैं वो इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं टीबी को, ठीक है, तब कहा जाता है कि ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो गया है और इसको क्योर करना और मुश्किल होता है। अगर एमडीआर टीबी हो गया है तो आप नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होंगे, कुछ ही ऐसे एंटीबायोटिक होंगे जो आपकी बॉडी में लगेंगे जो आपके अंदर जो बैक्टीरिया है उसको मार पाएंगे। और जनरली कौन सी सेकेंड लाइन ड्रग्स यूज़ की जाती है इसमें? सेकेंड लाइन ड्रग्स यूज्ड बाय और प्रिस्क्राइब बाय WHO इस बेडाक्यूलिन, ठीक है, ये बेडाक्यूलिन है जो कि शॉर्ट टर्म में दी जाती है ये एमडीआर टीबी को ठीक करने के लिए। समझ में आया क्या? एमडीआर, इसके अलावा भी एक एक्सडीआर टीबी होता है, एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब जो फोर्थ लाइन ऑफ ड्रग को भी क्या कर दे, उससे भी ठीक ना हो, तब होता है एक्सट्रीम ड्रग। और इस सिचुएशन में बच पाना बहुत रेयर चांस होते हैं, है ना। तो टीबी नॉर्मली अगर आप जल्दी से डायग्नोस कर लेते हैं तो इस स्टेज में होता है, अगर आप डायग्नोस नहीं करते हैं, इधर उधर की दवाइयाँ खाते हैं और एमडीआर टीबी हो गया तो और मुश्किल होता है बचना, और थर्ड स्टेज में तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो अब बात करते हैं आर्टिकल की। ये अपना प्री एस्पेक्ट हो गया, जो कॉन्सेप्ट है वो होगा। More than a fourth of world TB patient live in India, according to WHO report released on Tuesday। लगभग 25% लोग जो टीबी से ग्रसित हैं या जिनको टीबी हो रखा है वो कहाँ पे हैं? इंडिया में है। द कंट्री रिकॉर्डेड अ स्टैगरिंग 28 लाख केसेज इन 2022। 22 लाख लोगों को इंडिया में टीबी हुआ था 2022 में। नेवरथलेस द रिपोर्ट फाइंड कॉज फॉर ऑप्टिमिज्म इन द रिडक्शन इन टीबी मोर्टेलिटी एंड इंसिडेंस इन द पास्ट 8 ईयर्स। रिपोर्ट में थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी है इंडिया के लिए। क्यों है? क्योंकि जो टीबी मोर्टेलिटी है, टीबी के कारण जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो काफ़ी रिड्यूस हो गई है। उसका कारण क्या है? डायग्नोसिस होना और उन्हें ट्रीटमेंट देना, उसके कारण जो टीबी मोर्टेलिटी है वो कम हो गई और इंसिडेंस भी कम हो गया। अगर कम लोगों को टीबी होगा, सब लोग ठीक हो जाएंगे, तो ये ट्रांसमिशन भी नहीं होगा, लोगों को फैलेगा भी नहीं, सेम बैक्टीरिया कहीं और ट्रांसमिट नहीं होगा। तो इंसिडेंस और मोर्टेलिटी दोनों पिछले 8 वर्षों में काफ़ी कम हुआ है, जो कि इंडिया के लिए खुशी की बात है। It also acknowledged the improvement made by the country case detection system. Remaining undiagnosed does not just delay treatment for those with a bacterial disease but also put contact at risk of infection. ठीक है, तो इसमें यह भी एक्नॉलेज किया है कि इंडिया के जो केस डिटेक्शन सिस्टम है वो भी बेहतर हो गया है, लोगों को डायग्नोस करने का सिस्टम भी काफ़ी बेहतर हो गया है। अब टीबी पकड़ाई में आ रहा है लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है कि अगर ऐसी चीज़ें लग रही है तो तुरंत जाके आप जो है टेस्ट करवाइए टीबी का। ठीक है, तो डिटेक्शन क्योंकि अब अच्छा हो गया है, उससे ये लोग ठीक भी हो रहे हैं, तो मोर्टेलिटी कम हो रही है और साथ ही में दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन बढ़ने से कम हो रहा है। ठीक, However, the Global Health Agency has also put in caveat, it has not ruled out the possibility of several new cases being actually undiagnosed patients from the pandemic year। लेकिन अगर पैंडमिक ईयर की बात करें जिसमें हमारा सारा फोकस कोविड-19 पे था, उन ईयर्स में बहुत सारे ऐसे नए केसेस हैं जो अभी भी अनडायग्नोज्ड हैं। चिंता अनडायग्नोज की है, जो डायग्नोस हो जाएंगे वो तो धीरे धीरे ठीक हो ही जा रहे हैं, लेकिन जो अनडायग्नोस रह जा रहे हैं उनसे फैल भी रहा है दूसरों को। तो अनडायग्नोस केस की काफ़ी ज़्यादा चिंता है और इसमें रिपोर्ट में ये भी कहा है कि पैंडमिक के समय में काफ़ी लोगों के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, अनडायग्नोस पेशेंट्स बढ़ चुके हैं। मेडिकली द ग्रेटेस्ट चैलेंज इज पोज्ड बाय एमडीआर वेरिएंट ऑफ द डिसीज़। अगर मेडिकली बात करें तो जो चैलेंज है वो किसके कारण है? एमडीआर मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए है। द WHO एस्टिमेट दैट 1.19 लाख न्यू केसेस ऑफ एक्सट्रीमली विरुलेंट वेराइटी ऑफ टीबी इमर्ज इन इंडिया ईच ईयर। हर साल अगर देखें तो एमडीआर टीबी के लगभग 1.2 लाख केसेस आ रहे हैं, जो कि बड़ी चिंता की बात है। हाउएवर द इंडियन टीबी प्रोग्राम मैनेज टू रिपोर्ट अ लिटिल ओवर हाफ ऑफ दिस। अगर अब बात करें तो इसमें जो एमडीआर के जो केसेस हैं उसमें हाफ से ऊपर मतलब 60% के आसपास बोल सकते हैं कि एमडीआर के केसेस डायग्नोस हो रहे हैं। अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ स्कॉलरशिप टेस्टिफाइड दैट इनएप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन, रॉन्ग डोसेज, पुअर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स एंड फेलियर टू कंप्लीट द मेडिकेशन हैव प्रेसिपिटेट इंडिया एमडीआर टीबी एपिडेमिक। एमडीआर टीबी एपिडेमिक हो क्यों रहा है, इतने ज़्यादा लोगों को एमडीआर टीबी आ क्यों रहा है?
उसके रीजंस क्या हैं? सबसे पहली बात तो जो प्रिस्क्रिप्शन है ना, बहुत सारे लोग झोला छाप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। गांव में आप देखे होंगे वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते, तो जो कंपाउंडर होते हैं वही दवाइयाँ दे देते हैं। ठीक है, पैरासीटामॉल खा लो, ठीक है, कुछ भी हुआ है पैरासीटामॉल खा लो, और कई एंटीबायोटिक भी दे देते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एमडीआर टीबी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। रॉन्ग डोसेज होना, पुअर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स होना, या फिर आपने कंप्लीट मेडिकेशन पूरा नहीं किया है, जैसे कि आपको जो डॉक्टर है वो 5 दिन की दवाई दे रहा है और 3 दिन में ठीक हो गए, 2 दिन की दवाई खाई नहीं। उसमें क्या होता है, जब आप 2 दिन की दवाई नहीं खाते, जो आपके अंदर जो बैक्टीरिया है उस समय तो आप ठीक हो जाओगे, लेकिन वो बैक्टीरिया पूरी तरीके से मरेगा नहीं, और जब वो पूरी तरीके से मरेगा नहीं तो वो अगले बार क्या करेगा, अगले बार रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। इसलिए आपको लगातार जो है, अगर डॉक्टर ने कहा 5 दिन तो 5 दिन, 3 दिन तो 3, खुद जो है डॉक्टर नहीं बनना है, खुद गूगल डॉक्टर नहीं बन के रहना है। इन रिसेंट टाइम एक्सपर्ट हैव एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ मॉलिकुलर डायग्नोसिस टू ट्रीट कंटेजियस डिसीज सच एज टीबी। ठीक है, एक्सपर्ट ने ये कहा है कि इसको डायग्नोस करने के लिए मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक मेथड को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि कोविड के डिटेक्शन में किया जा रहा था, उसको रीपर्पस करके टीबी डायग्नोस्टिक के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। WHO ने भी मॉलिकुलर टेस्ट की बात की, जो मॉलिकुलर जो नाक से अपन वो करते थे ना, है ना, अपना RT-PCR, उसी तरीके के टेस्ट की इसमें ज़रूरत है। हाउएवर द लेटेस्ट टीबी रिपोर्ट शोज दैट द ट्रेडिशनल स्पूटम स्मीयर टेस्ट कंटिन्यू टू बी द प्रीडोमिनेंट टेस्टिंग मेथड। ठीक है, तो जो अभी टेस्टिंग मेथड है वो क्या है, स्पूटम स्पीयर टेस्ट। ठीक, माइक्रोस्कोपी कैन एट बेस्ट डिटेक्ट हाफ ऑफ MDR TB। इससे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हाफ MDR TB के केसेस डिटेक्ट हो सकते हैं, जो अपन ने ऊपर भी बात की कि 1.2 आ रहे हैं, 60 लाख के आसपास डिटेक्ट कर पा रहे हैं। दैट एक्सप्लेन द हाई परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स फॉलिंग अंडर द रडार इन द कंट्री। यही आपका एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों इतने सारे जो पेशेंट्स हैं अभी भी डायग्नोस नहीं हो रहे। द TB ट्रीटमेंट इज़ डिमांडिंग ऑन पेशेंट्स, देयर केयर गिवर एंड फिजिशियंस। ठीक है, तो जो TB ट्रीटमेंट है ना वो इतना आसान नहीं होता। अगर आप लोगों को MDR हो गया है तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट्स को। फिजिशियन की भी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। फिजिशियन का भी उनको मतलब ऐसा चाहिए कि भाई वो बिल्कुल नर्स की तरह उन्हें ट्रीट करे, है ना, बहुत ध्यान से पेशेंट्स को ट्रीट करे। द मेडिकेशन टेक्स इट्स टोल ऑन ऑलरेडी वीक पेशेंट्स विथ इफेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम नॉसिया, लॉस ऑफ एपेटाइट टू जॉइंडिस। ठीक है, लोग खा नहीं पाते, नॉसिया हो जाता है, जॉइंडिस तक हो जाने की संभावना रहती है। जब उनकी इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, पेशेंट्स ऑलरेडी वीक हैं, उस समय उन्हें केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट रिक्वायर एन अश्योरिंग एंड केयरिंग फिजिशियन टू हैंड होल्ड द पेशेंट थ्रू द डिफिकल्ट पीरियड ऑफ थेरेपी, विच इज़ रेयरिटी इन इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम। दैट इज़ वन रीज़न दैट द less than 68% of MDR TB patient who began treatment in 2020 completed it a year later। लगभग 68% ऐसे MDR TB के पेशेंट थे 2020 में जिन्होंने अपना जो इलाज चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था, उसको कंप्लीट किया, पूरा कंप्लीट नहीं किया बेसिकली। ठीक है, कि 68% से कम ऐसे जो लोग थे जिन्होंने क्या किया, ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं किया पूरे 1 साल में। ठीक है, 1 साल में जनरली कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें बहुत जो है ध्यान रखने की ज़रूरत होती है पेशेंट्स की, और पेशेंट्स लोग घर चले जाते हैं इसके कारण कि नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको घर जाना है। कोविड के समय भी यही सारी चीज़ें हो रही थी, हम बोल रहे थे नहीं हम ठीक है, हम घर जाएंगे, हम घर में जाके ठीक हो जाएंगे। मोरोवर लास्ट ईयर लेस देन 50% ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट TB पेशेंट्स वर पुट ऑन बेडाकुलिन, द शॉर्टर ड्यूरेशन ड्रग रिकमेंडेड बाय द WHO। अगर बात करें तो 50% से भी कम जो है ड्रग रेजिस्टेंट TB के जो पेशेंट्स हैं, MDR TB के जो पेशेंट हैं, उन्हें बेडाक्विलिन, जो कि दवाई की मैंने आपको बात की थी MDR TB के लिए देनी होती है, उन्हें दिया गया था 50% से भी कम पेशेंट्स को। बाय ऑल अकाउंट द कंट्री विल मिस इट्स टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग TB बाय 2025। देखा जाए तो 2025 का टारगेट तो इंडिया नहीं पूरा कर सकता एलिमिनेट TB करने का। ठीक है, ये WHO की स्टडी सजेस्ट कर रही है। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।